तो जन्मदिन मुबारक हो। चलिए एक बार ऑनलाइन भी बच्चे जुड़ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। क्या आवाज आ रही है? क्या ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बताइएगा। करें स्टार्ट क्लास को? चलिए, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, 12th में, 11th 12th में पढ़ा होगा, यूजी में भी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसका नाम है टिलेज। देखिए, टिलेज की अगर मैं बात करूं तो आपके राजस्थान प्रीपीजी के अंदर एक लाइन दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज करके। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि टिलेज होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, टिलेज के टाइप्स क्या हैं, टिलेज का सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। टिलेज को पढ़ने से पहले हम इसे क्यों पढ़े, इसका रीजन क्या है। देखिए, जब मैंने आपको एग्रोनॉमी की डेफिनेशन बताया था तो हमने कहा था कि इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ किस किस का, सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो टिलेज जो है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं, पहली चीज तो ये बताइए कि टिलेज जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। अगर हम टिलेज की बात करें तो किस लैंग्वेज का वर्ड है? एंग्लो सैक्सन। ठीक है, एंग्लो सैक्सन के दो शब्दों से ये लिया गया है, या तो टिलियन या टियोलियन। ठीक है, जिस तरीके से एग्रोनॉमी किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस लैंग्वेज का है? ग्रीक वर्ड, एग्रोज और नोमोस। उसी तरीके से जो टिलेज है वो कौन सी लैंग्वेज का है? एंग्लो सैक्सन। कौन कौन से वर्ड से? टिलियन और टियोलियन से। टिलियन या टियोलियन का जो मतलब होता है वो टू प्लो द सोइल, या इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर दी सोइल। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कि टिलेज जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेआरएफ 2019 के। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। टिलेज का मतलब क्या है? टू प्लो दी सोइल या टू प्रिपेयर दी सोइल। यहां तक क्लियर है। अब बात हम ये समझते हैं कि टू प्लो दी सोइल और टू प्रिपेयर दी सोइल करने की हमें आवश्यकता क्या पड़ी। मान लीजिए ये आपका फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड पर आपने किसी क्रॉप का क्या किया है? कल्टीवेशन किया है। ठीक है, जब हमारी क्रॉप मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाती है तो हम इसकी क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट हमारी जो भी ट्रैक्टर या थ्रेसर है उसको लेके जाते हैं, या सोइल के अंदर आपने देखा होगा कि मेच्योरिटी के टाइम पे जब क्रॉप आता है तो हमारा फील्ड क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। जितनी भी यहाँ पर जो नमी है वो क्या हो जाती है? इवोपोरेट हो जाती है, तो हार्ड हुआ। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद हमारा फील्ड क्या होता है? हार्ड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए रेनफॉल हुई। ठीक है, रेनफॉल होती है तो फील्ड के अंदर क्या है? सोइल है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्या आएगी? नमी आएगी। नमी भी धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे क्या होता जाएगा? इवोपोरेट होती जाएगी। तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद हमारा फील्ड कैसा होता है? हार्ड होता है। क्या हम हार्ड फील्ड के अंदर किसी भी सीड की सोविंग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर सीड की सोविंग के लिए जो है दो तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि उसके लिए एरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरेशन। सेकेंड चीज है उसके लिए क्या होना चाहिए? वाटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये दो चीजें क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब हमारी सोइल हार्ड है तो क्या हम यहाँ पर सीड की सोविंग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। पहली बात तो हम सोविंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड चीज यहाँ पर एरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस हार्ड फील्ड को क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक हम हाथों से तो कर नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टूल्स या इंप्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? टूल्स या इंप्लीमेंट्स। ठीक है, टूल्स या इंप्लीमेंट्स का जब हम यूज करेंगे तो हमारा जो सोइल है उस सोइल के अंदर क्या होगा? मैनिपुलेशन होगा, यानी परिवर्तन होगा। यानी जो हार्ड लेयर है उससे क्या बनेगी? लूज सोइल बनेगी। तो टूल्स और इंप्लीमेंट्स का जब हम यूज करते हैं तो हमारी सोइल कैसी हो जाती है? यानी इसके अंदर क्या चेंजेस होता है? फिजिकल
या फिर मैकेनिकल, क्या हो जाएगा इसका, मैनिपुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन, यानी भौतिक या यांत्रिक क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। किसके माध्यम से होंगे, टूल्स और इंप्लीमेंट्स के माध्यम से होंगे। यहां तक समझ में आया क्या? जब हमारी सोइल के अंदर फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन हम टूल्स और इंप्लीमेंट्स के माध्यम से कर देंगे तो हमारी सोइल क्या हो जाएगी, फाइन हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, बड़े बड़े क्लोट्स बनेंगे। फिर बड़े बड़े क्लोट्स को हम छोटे छोटे क्लोट्स में तोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बीज सैया तैयार करेंगे, सीड बेड तैयार करेंगे। सीड बेड तैयार करने के बाद क्या करेंगे, सोविंग करेंगे। और सोविंग करने के बाद हमारे क्या होगा, क्रॉप, सीड का जर्मिनेशन होगा। सीड का जब जर्मिनेशन होगा तो सीडलिंग बनेगी। सीडलिंग बनेगी तो क्रॉप में कन्वर्ट होगी। क्रॉप के अंदर अगर वीड है तो हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए जैसे शुगर केन है या पोटेटो है तो हम अर्थिंग अप करेंगे, ठीक है। जब हमारी क्रॉप मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाएगी तो हम उसकी क्या कर लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? तो ये सारे के सारे ऑपरेशन, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक, जो भी फिजिकल और मैकेनिकल ऑपरेशन फील्ड के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे टिलेज के अंदर। क्लियर हुआ क्या, ये चीज समझ में आई? फील्ड के अंदर जो भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग से लेकर, या हम कहें क्रॉप की सोविंग से लेकर क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक जो भी फिजिकल और मैकेनिकल ऑपरेशन फॉलो किए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं, टिलेज के अंदर। टिलेज किस लैंग्वेज का वर्ड है, एंग्लो सैक्सन वर्ड है। किस वर्ड से लिया गया है, टिलियन या टियोलियन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू प्लो दी सोइल या टू प्रिपेयर दी सोइल। यहां तक समझ में आया क्या, ये चीज क्लियर है? एक चीज और याद रखना, आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सुना है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन? क्या होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, कॉस्ट यानी क्या होता है, लागत, कल्टीवेशन यानी खेती करने की। यानी किसान को जो है अपनी पर्टिकुलर क्रॉप को उसकी फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितने, चाहे वो इनपुट्स की बात करें, सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इरिगेशन के लिए, लेबर के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जो भी वो पैसा खर्च करेगा वो उसका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगा। क्लियर हुआ? तो मान लीजिए जैसे कि किसान ने 100 रुपए खर्च किए तो उस 100 रुपए में से 30 रुपीज यानी 30% कौन कवर करता है, टिलेज ऑपरेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में टिलेज कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो कितना परसेंट, 30%। ये चीज क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसी क्रॉप जिसकी टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में उसका सीड मटेरियल जो है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो याद रखना, स्टार डाल के इसको भी आप लिखेंगे बाद में कि पोटैटो की जो क्रॉप है उस पोटैटो की क्रॉप में उसके सीड मटेरियल पर कितना परसेंट खर्च हो जाता है, 40% खर्च हो जाता है। किसके ऊपर, सीड मटेरियल के ऊपर। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है? इसके बाद में आपने देखा कि जैसे ही हम सोइल के अंदर क्या करते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं तो जो सोइल की हमें फिजिकल कंडीशन दिखाई देती है, मान लीजिए हार्वेस्टिंग कर लिया, हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर टिलेज ऑपरेशन किया। टिलेज ऑपरेशन करने के बाद जो सोइल की हमें फिजिकल कंडीशन दिखाई देती है, पहली बार जब हम खेत में जाएंगे और जो हमें फिजिकल कंडीशन दिखाई देगी उसे एक टर्म के नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है टिल्ट। क्या कहा जाता है, टिल्ट। तो टिल्ट मैंने क्या कहा कि टिल्ट इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारा फील्ड है, ये हार्ड है और इसके बाद हमने क्या किया, टिलेज ऑपरेशन किए, ठीक है। टिलेज ऑपरेशन करने के बाद हमारी फील्ड के अंदर जो बड़े बड़े या फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमें फिजिकल कंडीशन दिखाई दे रही है इसे हम टर्म क्या बोलेंगे, टिल्ट बोलेंगे। यहां तक समझ में आया क्या, क्लियर है? ऑनलाइन वालों एक बार क्लियर है क्या बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार जो है आप इसका हेडिंग डालिए टिलेज, हेडिंग डालिए टिलेज, हेडिंग डालिएगा टिलेज, ठीक है, ठीक है। टिलेज, इसके अंदर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसे टिलेज लिख के, एंग्लो सैक्सन वर्ड, और टिलियन या टियोलियन, टू प्लो दी सोइल और टू प्रिपेयर दी सोइल, यहां तक लिख लीजिए। टिलेज एंग्लो सैक्सन वर्ड, टिलियन या टियोलियन, टू प्लो दी सोइल और टू प्रिपेयर दी सोइल, यहां तक लिख लीजिए एक बार। प्रियंका, मोहित, लक्ष्य,
देखो जो आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स में अगर आपको कोई भी टर्म या कोई भी वर्ड अगर अलग लगता है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अगर सारी चीजें उसमें मेंशन है तो आप लिखना नहीं है, ठीक है। जो चीज आपको अलग लग रही है उसको आप लिख सकते हो। गुड टिल्थ क्या होता है? गुड टिल्थ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए टिलेज ऑपरेशन आपने किया, टिलेज ऑपरेशन करने के बाद आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, अभी हम आएंगे गुड टिल्थ पर भी, फिजिकल कंडीशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट्स टिल्थ इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना, उसकी अभी हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट्स जो सोइल के अंदर होंगे उसके बेसिस पर हम टिल्थ को गुड टिल्थ बोलेंगे और बैड टिल्थ कहेंगे। एक बार यहां तक लिख लिया क्या? हाँ, एक बार यहां तक लिख लीजिए। लिख लिया? इसके बाद डेफिनेशन लिखो। टिलेज, टिलेज की डेफिनेशन, इट इज द फिजिकल और, टिलेज की डेफिनेशन में लिखना, इट इज द फिजिकल और, इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल, इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल ऑपरेशन, सॉरी, इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन, मैकेनिकल मैनिपुलेशन with the help of, with the help of, with the help of tools and implements, tools and implements, tools and implements, tools and implements, resulting good tilt, resulting good tilt, resulting good tilt, resulting good tilt for, for, for good seed bed preparation, for good seed bed preparation, good seed bed preparation, गुड सीड बेड प्रिपरेशन, कोमा लगा के सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन एंड subsequent subsequent यानी परिणाम स्वरूप, है ना, उसके बाद, एंड subsequent गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गुड क्रॉप, गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कहां तक लिखा? subsequent good, subsequent good crop, गुड क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा टिलेज इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन, यानी भौतिक और यांत्रिक परिवर्तन, ठीक है, मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? टूल्स और इंप्लीमेंट्स की सहायता से, ठीक है। रिजल्टिंग गुड टिल्थ, यानी अच्छी फिजिकल कंडीशन होगी सोइल की। इट इज बेटर फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी ये क्या होगा? सीड जर्मिनेशन के लिए अच्छी होगी, क्योंकि जब हार्ड से अगर भुरभुरी बनेगी तो जाहिर सी बात है एरेशन अच्छा होगा, एरेशन अच्छा है तो सीड का जर्मिनेशन भी क्या होगा? अच्छा होगा। सीड का जर्मिनेशन अगर अच्छा हुआ तो उसकी क्रॉप ग्रोथ की डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी क्या होगा? बेटर होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टिलेज बोलते हैं। इसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखना, टिल्थ, नीचे पॉइंट लिखना टिल्थ, टिल्थ में लिखो, टिल्थ में लिखना, इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, it is the physical condition of soil, it is the physical condition of soil resulting from tillage, it is the physical condition of soil resulting from tillage, ठीक है। it is the physical condition of soil resulting from tillage, ठीक है, लिखा ये। इसके बाद में स्टार डाल के लिखना, स्टार डाल के लिखना, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 30% ऑफ, यू लिखो 30% ऑफ
30% of total cost of cultivation, 30% of total cost of cultivation covered by tillage, ठीक है। या सिंपल आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का 30% किसके द्वारा कवर किया जाता है? टिलेज के द्वारा। क्लियर है? लिखाइए नीचे एक और स्टार डाल के लिखना, इन पोटैटो 40% of total cost of cultivation इन्वेस्ट ऑन सीड मटेरियल, यानी पोटैटो की फसल के अंदर जो टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है, कुल लागत होती है, उसके अंदर 40% किस पे खर्च होता है? सीड मटेरियल पर खर्च होता है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद में आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ का मतलब क्या है? मैंने कहा टिल्थ क्या होता है? इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल रिजल्टिंग फ्रॉम द टिलेज। टिलेज के बाद जो सोइल की फिजिकल कंडीशन है उसे हमने क्या कहा? टिल्थ कहा। अब हमने कहा कि गुड टिल्थ यानी किस फिजिकल कंडीशन को हम गुड कहेंगे, तो इसके दो क्राइटेरिया हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ के दो क्राइटेरिया हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स पहला, फर्स्ट। सेकंड है इसका मेलोनेस, और इससे हम बोल सकते हैं फ्राइबिलिटी। देखो सोइल साइंस के अंदर आपने किशन सर ने आपको बताया होगा एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट क्या होता है? प्राइमरी जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट, जो क्ले होते हैं, वो तीनों मिलकर जिस फॉर्म को बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कहा जाता है। ये आपको बताया होगा, ठीक है। तो सोइल के अंदर जो एग्रीगेट्स हैं यानी सैंड, सिल्ट, क्ले का जो एक गुच्छा बनेगा उसकी साइज क्या है, उस साइज के बेसिस पर हम टिल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि किस साइज के एग्रीगेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस से, क्रॉप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? किस साइज के एग्रीगेट्स जो हैं यानी सैंड, सिल्ट, क्ले का जो गुच्छा है उसकी साइज कितनी हो कि वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है। तो याद रखना है कितनी साइज का? 1 से 5 mm की जो एग्रीगेट की साइज है वो किसके लिए बेस्ट है? बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मींस क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसमें से भी अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा फिर कि मान लीजिए हम वहां पर इरिगेटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इरिगेटेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? हम इसको रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वेयर दी वाटर इज अवेलेबल फॉर द इरिगेशन पर्पज, यानी फसलों की ऐसी जगह में खेती करनी है जहां पर सिंचाई करने के लिए क्या उपलब्ध होगा? पानी होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरिगेटेड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर फसलों की खेती पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है? होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। फिर उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? डिवाइडेशन करेंगे, जैसे कि ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। इसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने कहा कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स की जब हम बात करते हैं तो 1 से 5 mm के जो एग्रीगेट्स हैं वो किसके लिए बेस्ट माने जाते हैं? एग्रीकल्चर पर्पस से। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे यदि अगर हम बात करें इसी के अंदर स्पेसिफिकेशन, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि हम कौन सी एग्रीकल्चर कर रहे हैं? इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, यानी वहां पर इरिगेशन के लिए क्या अवेलेबल है? वाटर अवेलेबल है। तो वहां पर जो साइज ऑफ एग्रीगेट्स है वो कितनी होनी चाहिए? 5 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 mm। यदि मान लीजिए आप वहां पर एग्रीकल्चर जो है कौन सी कर रहे हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में एग्रीगेट की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए? 1 to 2 mm होना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया ये चीज? अब एक चीज और मैंने आपको लिखा है मेलोनेस और फ्राइबिलिटी। मेलोनेस और फ्राइबिलिटी का मतलब होता है भुरभुरापन। क्या होता है? भुरभुरापन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप टिलेज करते हो तो टिलेज करते ही बड़े बड़े क्या बनते हैं? क्लोड बनते हैं।
ठीक है। इन क्लोड में मान लीजिए नमी है, और नमी जैसे ही इवोपरेट होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद ये कैसे हो जाए, क्रम्बी हो जाए। क्या हो जाए, ड्राई होने के बाद क्या हो जाए, क्रम्बी हो जाए। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेलोनेस या फ्राइबिलिटी कहा जाता है। क्लियर हुआ कि मान लीजिए जैसे ही हम टिलेज करते हैं, टिलेज करने के बाद हार्ड लेयर हमारी ब्रेक होती है। हार्ड लेयर ब्रेक होने के बाद बड़े बड़े क्लोड्स बनते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर होती है। वो मॉइस्चर जब इवोपरेट हो जाती है और क्लोड हमारा ड्राई होगा तो वो अपने आप क्या हो जाए, क्रम हो जाए, टूट जाए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, मेलोनेस या फ्राइबिलिटी बोलते हैं। और ये किसका एक पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड टिल्थ का है। मान लीजिए क्लोड जो है ड्राई होने के बाद भी नहीं टूटा तो हम क्या, वहां पर अच्छा सीड जनरेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्लोड ड्राई होने के बाद अगर टूट जाएगा तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, मेलोनेस और फ्राइबिलिटी के अंदर आता है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे गुड टिल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है। किशन सर ने आपको जब सोइल साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तो कंपोजिशन ऑफ सोइल के अंदर सबसे पहले उन्होंने दो चीज आपको बताई होगी कि हमारी जो सोइल होती है उस सोइल के अंदर 50-50% वॉल्यूम जो है वो कवर होता है। एक हमारा होता है सॉलिड वॉल्यूम और एक क्या होता है हमारा पोर स्पेस वाला होता है। ये भी 50% और ये भी क्या होता है, 50% होता है। सॉलिड में जो है 45% आपका कौन कवर करता है, मिनरल्स। 5% कौन करता है, ऑर्गेनिक मैटर। और इस 50 में जो है 25 क्या होते हैं हमारे, एयर और वाटर होते हैं। ये चीज क्लियर है, समझ में आती है। इसके अलावा किशन सर ने तुम्हें एक और चीज बताई होगी कि सोइल के अंदर जो पोर होते हैं, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र जो होते हैं, यानी सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोर स्पेस बोलते हैं। अब मान लीजिए इस पोर स्पेस की साइज यदि 0.06 mm से क्या है, ज्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ज्यादा है। तो इसका मतलब मैक्रो, ठीक है, मैक्रो पोर। और इसकी साइज 0.06 mm से यदि कम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपोर। और इस माइक्रोपोर को ही क्या कहा जाता है, कैपिलरी पोर कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कैपिलरी पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन कैपिलरी पोर कहा जाता है। क्लियर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पोर, ठीक है। पोर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। कौन कौन सा, मैक्रो या नॉन कैपिलरी, माइक्रो और कैपिलरी पोर। क्लियर है। एक आइडियल सोइल की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है। उस सोइल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोइल कहा जाता है। तो आइडियल टिल्थ यानी गुड टिल्थ के अंदर कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर का रेशियो भी क्या होना चाहिए, 1:1। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं 50:50। क्लियर हुआ। यानी 50 से 50 क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। ये चीज समझ में आई क्या, क्लियर है। हेडिंग डालिएगा, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिल्थ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं लिखना है, इस तरीके से ये दोनों बना लीजिएगा, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स और मेलोनेस और फ्राइबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास नोट्स है, ठीक है, नोट्स है तो आप एक A4 साइज का पेपर अपने पास रखो, ठीक है। उसके अंदर स्टार डाल के लिख लो कि भाई कहां पर ये लिखा रहे हैं, साइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ अलग चैप्टर है तो उसके अंदर लाइन लिख के लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ, और उसको इस तरीके से मेंशन कर लो। क्या हुआ, जूम करें, देखो कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। पहले एक बार ये लिख लीजिएगा हेडिंग, उसके बाद साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स और इधर लिखना मेलोनेस और फ्राइबिलिटी, ठीक है। ये दोनों लिखा। इस लिखने के बाद में इस तरीके से एक डंडा खींच लेना, ठीक है, और उसके यहां पर एक स्टार डाल के लिख लेना 1 to 5 mm बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, 1 to 5 mm बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, 1 to 5 mm बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। आज का मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि आपको बताया गया होगा या आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर सोइल के अंदर अगर हम 15 सेंटीमीटर सोइल डेप्थ की बात करते हैं तो उसका टोटल वेट जो है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 kg होता है। तो ये 2.25 इंटू 10 की पावर 6 kg ही क्यों होता है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है, ठीक है। इसका आप आंसर दीजिएगा, एक बार आप लिखो। जब क्लास के 5 मिनट बाकी रहेंगे तब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये लिखने के बाद में लिखना इरिगेटेड एग्रीकल्चर 5 mm, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 1 to 2 mm। इसमें हाँ 5 या 5 से मोर देन 5, ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर देन इरिगेटेड एग्रीकल्चर में 5 या मोर देन 5, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में 1 to 2 mm। ठीक है, लिखा ये। इसके बाद में सेकंड है मेलोनेस और फ्राइबिलिटी। मेलोनेस और फ्राइबिलिटी, इस रेशो को आप यहां पे लिख लीजिएगा नीचे, 1:1 रेशो। ठीक है, मेलोनेस और फ्राइबिलिटी का मतलब समझ गए कि क्लोड होगा, ड्राई होगा तो क्रम्ब हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेलोनेस या फ्राइबिलिटी कहा जाता है। फिर पोर का क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पर, साइज 0.06 mm से ज्यादा है तो मैक्रोपोर या नॉन कैपिलरी पोर, 0.06 mm से कम है तो माइक्रोपोर या कैपिलरी पोर। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए आइडियल सोइल के अंदर, 1:1 होना चाहिए। अगर लिख लो तो एक बार बताइएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है क्या? लिख लिया? चलो लिखो। लिख लिया भाइयों? लिखो लिखो। लिख लिया? चलिए अगला हमारा टॉपिक है इसी में पर्पस, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, कि हम टिलेज का पर्पस क्या है, टिलेज करने के पीछे हमारा क्या पर्पस है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हर बार बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, मैंने टिलेज की डेफिनेशन में आपको क्या लिखाया, इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स रिजल्टिंग गुड टिल। फिर किसके लिए, बेटर सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो एक वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, सीड बेड प्रिपरेशन। तो हमारे किसान का जो है, फार्मर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जैसे ही फसल की कटाई हुई है, उसका जो फील्ड है वो हार्ड है, इस हार्ड फील्ड को ब्रेक करना चाहता है, ब्रेक करके नेक्स्ट क्रॉप की क्या करना चाहता है, सोविंग करना चाहता है। सोविंग अगर वो करना चाहेगा तो उसको पहले बीज सैया यानी सीड बेड क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि टिलेज का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए, या मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पस अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या जाएगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। ठीक है, सीड बेड प्रिपरेशन का मतलब है कि उसके अंदर जो पार्टिकल की साइज है, एग्रीगेट की साइज है, वो कैसी है। ठीक है, तो सीड बेड, एक आपने रफ सीड बेड का नाम सुना होगा। रफ सीड बेड का मतलब क्या होता है, जिसके बीच में क्लॉट्स बड़े बड़े हों। ठीक है, तो क्लॉट्स बड़े बड़े होंगे तो एरेशन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आपने एक क्रॉप का नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्राम, जिसे हम बंगाल ग्राम बोला जाता है, साइसर एरियंटिनम बोला जाता है। उसके लिए रफ सीड बेड की आवश्यकता होती है, बिकॉज ग्राम जो है वो एक ऐसी क्रॉप है जो कि एरेशन के प्रति सेंसिटिव है। अगर एरेशन अच्छा नहीं मिलेगा तो उस क्रॉप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सीड, ठीक है, सीड की साइज के बेसिस पर सीड बेड जो हम तैयार कर रहे हैं, रफ सीड बेड करना है, फाइन सीड बेड करना है, या मॉडरेट रफ सीड बेड तैयार करना है, उसको डिसाइड किया जाता है। तो सीड बेड जो है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइन सीड बेड, क्या पूछा जाए, फाइन सीड बेड कौन से सीड के लिए हम यूज करते हैं, जिन सीड की क्या होगी, साइज छोटी होगी, स्मॉल साइज।
ठीक है, जैसे कि आपका सीसेम, सीसेम को क्या बोलते हैं, तिल बोला जाता है, सीसेमम इंडिकम कहा जाता है। ठीक है, गरीब आदमी का क्या कहा जाता है, घी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में मॉडरेट सीड बेड, कौन से सीड्स के लिए, लार्ज साइज सीड्स के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव की अगर आपसे बात की जाए कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू कंट्रोल दी वीड्स। ठीक है, जब हम टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो भी वीड पॉपुलेशन है वहां पर वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सेकेंड हो जाएगा कंट्रोल ऑफ वीड्स, या वीड कंट्रोल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो जब हम टिलेज करेंगे तो हार्ड सोइल क्या होगी, ब्रेक होगी, ब्रेक होगी तो लूज होगी, लूज होगी तो जाहिर सी बात उसके अंदर एरेशन बढ़ेगा या घटेगा, एरेशन बढ़ेगा। टू इंप्रूव सॉइल एरेशन। क्लियर हुआ। अब दो फील्ड है आपके पास में, एक है हार्ड फील्ड जिसके अंदर आपने टिलेज ऑपरेशन नहीं किया है, जैसे मान लीजिए ये हार्ड फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर जब रेनफॉल होगी तो पानी क्या करेगा, रन ऑफ करेगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा और क्या होगा, रन ऑफ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो ये जो हार्ड सोइल थी वो क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, तो यहां पर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा। जब इन्फिल्ट्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है सोइल स्टोरेज कैपेसिटी भी सोइल की क्या बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सोइल है, एक ऐसी सोइल है जिसके अंदर एरेशन नहीं है और एक ऐसी सोइल है जिसके अंदर एरेशन फुल्ली है, तो दोनों सोइल के अंदर किस सोइल में जो है माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एरेशन, जिसके अंदर क्या होगा, एरेशन। तो जब एरेशन होगा, टिलेज हम करेंगे तो उसके बाद माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर दी इंक्रीजिंग ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। एक बार आप हेडिंग डालिए, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज क्या हुआ, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ठीक है, फर्स्ट लिखना प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, सॉइल परमेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू फ्लो, या किसी भी चीज को गमन करने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी कहा जाता है। एक बार लिखिएगा, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में दिए हों और पूछा जाए कि विच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, तो कौन सा राइट जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, सेकंड लिख लेना कंट्रोल ऑफ वीड्स, थर्ड लिख लेना टू इंप्रूव द सॉइल एरेशन, फोर्थ टू इंक्रीज द सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और फिफ्थ लिख लेना फॉर द इंक्रीजिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ठीक है, क्या हुआ हीरो, क्या दिक्कत है, लिख लिया। तो हाथ पैरों को थोड़ा कम चलाया है, क्लास के बाहर चलाना है।
लिख लिए क्या? एक बार ऑनलाइन जो बच्चे हैं लिख लिया आपने? यस। लिखने दो यार। कहाँ से हो आप? हाँ, और यूजी कहाँ से किया? यूजी कहाँ से किया? बीकानेर से। लिख लिया भाई? चलो, ये क्या होता है? मैसेज आते हैं? विविंग क्या है? तुम कर लो इधर से विविंग, चला जाएगा। चलिए यहां तक लिखिए आपने, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि यदि अगर हम फील्ड के अंदर टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो इनका इंपैक्ट आपने देखा होगा कि सोइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द टिलेज ऑन द सोइल प्रॉपर्टीज। influence of tillage on soil property। आपको सोइल साइंस में बताया गया होगा कि सोइल की एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं होती है, उसका नाम क्या है? सोइल टेक्सचर, ठीक है। एक होता है सोइल स्ट्रक्चर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सोइल टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, टेक्सचर का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दी सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसे हम क्या बोलेंगे? टेक्सचर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एक टर्म याद रखना है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ दी सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसे हम क्या बोलते हैं? सोइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो सोइल टेक्सचर जो है वो क्या टिलेज के द्वारा प्रभावित होता है क्या? सोइल टेक्सचर, तो इस पर क्या होगा? नो इफेक्ट। क्लियर हुआ? सेकेंड चीज, सोइल टेक्सचर की अगर मैं बात करूं, सोइल स्ट्रक्चर, सॉरी, सोइल स्ट्रक्चर, तो सोइल स्ट्रक्चर के मतलब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगर मान लीजिए हार्ड सोइल अगर हमारी है तो जाहिर सी बात उसमें प्लेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्लेट या ब्लॉकी सोइल होगी। जैसे हम उसके अंदर टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्रम्बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको मेलोनेस और फ्राइबिलिटी के बारे में बताया। तो जाहिर सी बात है कि सोइल स्ट्रक्चर, कौन सी सोइल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो? क्रम्बी अगर सोइल स्ट्रक्चर होगी, कौन सी होगी? क्रम्बी। क्लियर है? इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है सोइल वाटर। सोइल वाटर टिलेज ऑपरेशन करने से क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। सोइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोइल की थर्मल प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी यानी हम मैं कहूं, आपने एक नाम सुना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू ट्रांसफर द हीट, ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, यानी कि टिलेज ऑपरेशन करने से सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपकी सॉइल है और यहाँ पर क्या आपकी हार्ड सॉइल है, ठीक है। हार्ड सॉइल है तो जाहिर सी बात है पार्टिकल आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। क्लियर है? पार्टिकल जब आपस में जुड़े हुए हैं तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरीके से होता है। कौन कौन से तरीके से? एक रेडिएशन होती है, एक कंडक्शन होता है और एक कन्वेक्शन होता है, ठीक है। कंडक्शन, जिस तरीके से सन से अर्थ पर क्या आ रही है? रेडिएशन आ रही है, तो वो किस तरीके का है? रेडिएशन, जिसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। जबकि कंडक्शन का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू दी सोइल पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और कन्वेक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द लिक्विड मीडियम या गैसियस मीडियम, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन कहा जाता है। क्लियर है? कंडक्शन के अंदर हमने कहा कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू दी सोइल पार्टिकल्स, जब सोइल पार्टिकल्स पास पास में होंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। लेकिन इस हार्ड सोइल को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, यानी यहां पर क्या कर दिया? टिलेज ऑपरेशन कर दिया। टिलेज ऑपरेशन करने के बाद सोइल के पार्टिकल आपस में क्या हो गए? दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो कंडक्टिविटी,
यानी जो कंडक्टेंस था, जो प्रवाह था, जो ट्रांसमिशन था, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टिलेज ऑपरेशन करने से थर्मल प्रॉपर्टी कौन सी है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हो आप, सोइल एरेशन क्या होगा, सोइल एरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है। 6 इज ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बढ़ेगा या घटेगा, डिकम्पोजिशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको सर ने बताया होगा कि टिलेज ऑपरेशन करने से बीडी पर क्या इंपैक्ट आता है। बीडी यानी क्या होता है, बल्क डेंसिटी। क्या होता है, बल्क डेंसिटी। टिलेज ऑपरेशन करने से बल्क डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट आता है, घटती है या इंक्रीज होती है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज, जब हम बीडी की बात करते हैं तो बीडी का फॉर्मूला क्या है, ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ऑफ सोइल, यही होता है, यही है ना। इस सोइल के वॉल्यूम में क्या क्या है आपका, सॉलिड भी है और कौन सा है, पोर भी है, या बल्क वॉल्यूम ऑफ सोइल आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक है हमारा हार्ड फील्ड और एक है हमारा टिलेज किया हुआ टिलेट फील्ड। ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम मान लीजिए 5 मीटर क्यूब है, ठीक है, और वेट जो है वो 5 ग्राम है। लेकिन जैसे हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो सोइल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होगा, यानी पहले कॉम्पैक्ट था लेकिन फिर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो यहाँ 5 मीटर क्यूब था, तो यहाँ पर कितना मान लिया मैंने, 10 मीटर क्यूब हो गया। वेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पर कितना है, 5 डिवाइडेड बाई 5 है। ये कब सिचुएशन है, जब हार्ड थी, तो 5 को 5 से कट करते हो तो कितना आता है, 1। लेकिन टिलेज करने के बाद इसको अगर करते हैं तो कितना आता है, 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि टिलेज ऑपरेशन करने के बाद बीडी पर क्या इंपैक्ट आता है, बीडी क्या होती है, सोइल की डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर हुआ क्या? एक बार हेडिंग डालिएगा, influence of tillage on soil property, influence of tillage on soil property। influence of tillage on soil property। फर्स्ट लिखो soil texture, soil texture, शॉर्ट में लिख लेना soil texture पर नो इफेक्ट। ठीक है। सोइल स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर में लिख लेना इंप्रूव। ठीक है। सोइल स्ट्रक्चर में आगे लिख लेना कि क्या होती है, सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, और ब्रैकेट में लिख लेना क्रम्बी। सोइल स्ट्रक्चर आगे इंप्रूव होती है, ब्रैकेट में लिख लेना क्रम्बी। सर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा तो सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव कैसे होगा, मोहित मीना पूछ रहे हैं। देखो मोहित, क्या होता है कि ऐसा फील्ड क्रॉप की जब हमने हार्वेस्टिंग की है तो वो हार्ड है, और हार्ड फील्ड में आपने सोइल स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा। एक आपका स्पेरोइडल होता है, ब्लॉकी होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सोइल स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसके अंदर आपके क्रम्बी और आपने ग्रेनुलर के बारे में सुना होगा। तो जब आपकी सोइल हार्ड है तो प्लेटी स्ट्रक्चर होगी, लेकिन उस प्लेटी स्ट्रक्चर के अंदर आप जब टिलेज ऑपरेशन करोगे तो प्लेट्स जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद सोइल क्या हो जाएगी, लूज होगी। तो हमने कहा है कि सोइल स्ट्रक्चर के अंदर जो मोर पोरस स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रम्बी कहा जाता है। भाई बात नहीं पीछे। थर्ड लिखना सोइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज। सोइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट लिखना थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। फिफ्थ पॉइंट लिखना सोइल एरेशन इंक्रीज।
6 point organic matter decomposition increased. 7 point लिखना, बल्क डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ऑपरेशन है, पडलिंग का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, क्रिस क्रॉस प्लॉविंग, उसे हम क्या बोलते हैं, पडलिंग बोला जाता है। जब आप बार बार मैकेनिकल ऑपरेशन करोगे, बार बार आप अगर टिलेज ऑपरेशन करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इम्प्रीवियस लेयर बन जाएगी और बीडी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एक स्टार डाल के लिखना, इन पडलिंग स्टार डाल के लिखना, इन पडलिंग बीडी इंक्रीज। रीजन क्या है कि बार बार हम फील्ड के अंदर क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस प्लोविंग करते हैं, यानी एक दूसरे डायरेक्शन के अंदर विपरीत डायरेक्शन में हम बार बार टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि फील्ड के अंदर एक इम्प्रीवियस लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर स्टेग्नेशन होता है। तो कॉम्पैक्टनेस जब डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है बीडी क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, ठीक है। यहां तक लिखा क्या? चलिए ऑनलाइन वालों, सर सोइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का क्या होगा? सोइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हार्ड से हम कहां जा रहे हैं, लूज सोइल पर जा रहे हैं, यानी हार्ड सोइल को हमने ब्रेक किया तो लूज हुई तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सोइल की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए इसके बाद में एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर सोइल का मास कितना होता है, तो याद रखना है 150 टन, ये आपको लिखाया होगा, ठीक है। उसके बाद में मेरा क्वेश्चन आपसे था कि 15 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर सोइल का जो मास होता है वो कितना होता है, 2.25 इंटू 10 की पावर 6 केजी होता है, यही होता है। अब ये क्यों होता है इसको हम समझते हैं। जब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का वजन कितना है, 150 टन, ठीक है। इस टन को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। 1 टन बराबर कितना क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है भाई, ठीक है। और 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। तो जाहिर सी बात है 1 टन में कितने केजी होंगे, 1000 केजी होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 150 इंटू 1000 केजी, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? 1 सेंटीमीटर सोइल का मास कितना हुआ, 150 इंटू 10 की पावर 3 केजी, ठीक है। यहां पर हम किस सोइल की बात कर रहे हैं, कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर, जिसे हम फरोस्लाइज सोइल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मास कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर का जब इतना है तो 15 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 150 इंटू 1000 केजी हो जाएगा, ठीक है। जब आप 15 को 15 से करते हो तो कितना आता है, 225, 0 इंटू 10 की केजी, 225 इंटू 10 की पावर 4 केजी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 की पावर 6 केजी। क्लियर हुआ क्या? तो 15 सेंटीमीटर का मास कितना होता है, 2.25 इंटू 10 की पावर 6 केजी होता है। हमें केवल क्या याद रखना है, ये 2 पॉइंट याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर सोइल का मास कितना होता है, 150 टन। और अगर आपसे पूछा जाए 15 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर सोइल का मास कितना होता है, 2.25 इंटू 10 की पावर 6 केजी। इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए एक बार। क्या हुआ, सोइल की बात ज्यादा हो गई क्यों? अच्छा सोइल चल रही है, जब केडी सर पढ़ाएंगे तो सोइल चलेगी ना यार, है? ये 2 ही लाइन लिख लीजिएगा आप और बाकी मेंशन। एक और चीज याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
जैसे मान लीजिए पर हेक्टेयर सोइल है, ठीक है, इस पर हेक्टेयर फील्ड के अंदर यदि हमने क्रॉप ग्रो कर रखा है तो क्रॉप की जो रूट्स होती है, क्रॉप की जो रूट्स होती है वो टोटल सोइल मास का कितना भाग कवर करती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, 1/10 पार्ट या फिर हम बोल सकते हैं मास ऑफ सोइल कवर्ड बाय प्लांट रूट्स। ठीक है, तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए, 1/10 पार्ट और मास ऑफ सोइल कवर्ड बाय द प्लांट रूट्स। ठीक है, लिखा क्या? चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी फाइबर क्रॉप है जिसका यूज जो करेंसी होती है, जो आपके नोट्स आते हैं, ठीक है, उन नोट्स को बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, फाइबर क्रॉप बताओ। ठीक है, तो एक बार टॉप हेडिंग पे डाल लीजिएगा, सनहेम्प जो है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोटोलेरिया जुन्सिया कहा जाता है। ठीक है, सनहेम का जो फाइबर होता है उस फाइबर के अंदर पेक्टिन की मात्रा जो है और लिग्निन की मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है। इस वजह से इसका यूज जो है वो किसमें किया जाता है? करेंसी मेकिंग में किया जाता है। फॉर करेंसी। ठीक है, झूठ नहीं होगा आशीष सागर, सनहेम। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने बात किया है टिलेज। टिलेज जो है वो एंग्लो सेक्शन वर्ड है, टिलियन या टियोलियन से लिया गया है, जिसका मतलब टू प्रिपेयर दी सोइल या टू प्लो दी सोइल होता है। ठीक है, टिलेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज द फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड, सीड जर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? टिल्थ की हम बात करें तो टिलेज ऑपरेशन करने के बाद हम पहली बार खेत में जाते हैं और सोइल की जो हमें फिजिकल कंडीशन दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? टिल्थ। तो टिल्थ क्या हो गया? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ या इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल रिजल्टिंग फ्रॉम द टिलेज ऑपरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? टिल्थ कहते हैं। टिल्थ की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किस टिल्थ को हम गुड टिल्थ बोलेंगे, तो इसको दो पैमाने हैं, दो पैरामीटर हैं। फर्स्ट वन है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स की साइज के बेसिस पर 1 से 5 mm के एग्रीगेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए क्या है? बेस्ट होते हैं। यदि हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 5 mm या उससे ज्यादा के एग्रीगेट्स जो है वो क्या माने जाते हैं? बेस्ट माने जाते हैं। जबकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 1 से 2 mm की साइज वाले एग्रीगेट्स क्या माने जाते हैं? बेस्ट माने जाते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद मेलोनेस या फाइब्रिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर का जो रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। माइक्रोपोर की साइज कितने एमएम से कम होती है? 0.06 एमएम से कम होती है। मैक्रोपोर की किससे ज्यादा होती है? 0.06 एमएम से ज्यादा होती है। टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का टिलेज कितना परसेंट कवर करता है? 30%। लेकिन एक क्रॉप है जिसका नाम है पोटैटो, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का कितना परसेंट? 40%। उसके बाद पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज की अगर हम बात करें तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? सीड बेड प्रिपरेशन। सेकंड पूछा जाए तो वीड कंट्रोल, इंप्रूव एरेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जो भी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इन्फ्लुएंस ऑफ द टिलेज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज या हम बोल सकते हैं सोइल प्रॉपर्टीज। तो सोइल टेक्सचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। स्ट्रक्चर चेंज होती है, कौन सी स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है? क्रम भी बनती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आता है तो क्या होती है? डिक्रीज होती है। बीडी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन पडलिंग के अंदर बीडी क्या होता है? इंक्रीज होता है। सोइल एरेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर सोइल की तो उसका मास कितना होता है? 150 टन। 15 सेंटीमीटर या फरो स्लाइड सोइल की अगर हम बात करते हैं तो उसका मास कितना होता है? 2.25 × 10⁶ kg। ठीक है, उसके बाद में टोटल रूट्स जो है प्लांट्स का 1 हेक्टेयर के अंदर कितना मास को कवर करता है? 1/10 पार्ट को। अगर आपसे पूछा जाए कि करेंसी के लिए कौन सी क्रॉप जो है, कौन सी फाइबर क्रॉप सबसे बेस्ट मानी जाती है तो क्या नाम है? सनहेम। सनहेम का नाम क्या होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।